नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो उसी का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू अ नर्व, यानी बोला जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी नली से पास कराया जाए तब इंसान की नली में क्या इफेक्ट आएगा उसका। तो भाई आपने भी देखा होगा, कभी तो झटके लगे ही होंगे इलेक्ट्रिसिटी के आपको भी। तो क्या इफेक्ट आता है, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, बिगिंस टू वीप। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बिगिंस टू लफ, यानी हंसने लगेगा। क्या क्या वीप होने लगेगा, यानी की आवाज आने लगेगी, या एक्साइटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, या उसको दर्द होगा। तो यहां से इसका आंसर हो जाता है सेकंड, बिगिंस टू वीप, यानी कि उसकी आवाज वगैरह कुछ नहीं निकलती है, एकदम ऐसे सुन सुन झटके से लगते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सेकंड, बिगिंस टू वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा गोल्ड और चौथा जिंक। तो आप सभी जानते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर। यहां से ऑप्शन 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ। भाई एम्पियर आर आपने भी देखा होगा, एम्पियर आवर लिखा हुआ होता है कहीं कहीं यूनिट में, तो वो किस चीज की यूनिट होती है। तो यहां से आपके 4 ऑप्शन गिवन है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, थर्ड है पावर और फोर्थ है एनर्जी। तो यहां से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एम्पियर आर। ठीक है जी, ये उस फॉर्मूले से निकल के आती है, Q इक्वल्स टू IT वाला जो फॉर्मूला है ना, तो I की एम्पियर और टाइम की आवर लिख सकते हैं। ठीक है, Q इक्वल्स टू IT वाले फॉर्मूले से निकल कर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। यानी कोई वायर है जिसमें कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कंडक्टेंस बोले तो एक चीज होती है आपकी क्या, रेसिस्टेंस, और दूसरी होती है कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो करंट को प्रवाह होने से रोकता है, और कंडक्टेंस बोलते हैं जो उसको प्रवाह कराता है। ठीक है जी, तो यहां से इसके 4 ऑप्शन गिवन है, वेरी गुड कंडक्टर, मॉड्यूलेटली गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वेरी गुड कंडक्टर। भाई जिस भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कंडक्टेंस अच्छा होता है, वो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा फ्लो करा पाता है। जैसे कि एग्जांपल सिल्वर और कॉपर। ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर हुज रेसिस्टेंस व्हेन हॉट इज 40 ओम। बोल रहा है कि एक हीटर है जो कि 1 किलोवाट का है, और वो कि उसका जो रेसिस्टेंस है उसका 40 ओम है, यानी रेसिस्टेंस 40 ओम है। तो यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला कन्वर्ट करके। आपको पता ही है P इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो यहां से इस फॉर्मूले को आप बना लो, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो यहां से इसका आंसर हो जाता है फोर्थ, यानी कि 200 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट। मैं आपको स्क्रीन पे करा के दिखा दिया है क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रेसिस्टर आर, यानी रेसिस्टर को आर से दर्शाया है, डिसिपेट्स द पावर पी। यानी डिसिपेट का मतलब होता है आई स्क्वायर आर वाली पावर होती है ना। पावर 3 प्रकार से लिखी जा सकती है, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, और आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से डिसिपेटेड वाला जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्टेन जनरेटर, इफ रेसिस्टेंस R2 इज पुट इन सीरीज, द पावर डिसिपेटेड बाय रेसिस्टेंस। बोल रहा है कि 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो रेसिस्टेंस है R1 वाला जो रेसिस्टेंस है, उसमें पावर कैसी होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ऑप्शन 1 डिक्रीज, ऑप्शन 2 इंक्रीज, थर्ड रिमेन कांस्टेंट, और डिपेंड करेगा, फोर्थ में डिपेंड वाला दे रखा है। तो यहां से इसका ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, यानी करेक्ट, डिक्रीज होगी। भैया रेसिस्टेंस 1 में जो पावर होगी डिक्रीज होगी अगर उसमें कोई रेसिस्टेंस R2 सीरीज में लगा दिया जाता है। क्यों होगी भाई, इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है कि जब दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। आपको पता ही है अगर रेसिस्टेंस की लेंथ बढ़ती है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P = V²/R, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी सर्किट का तो पावर घटेगी, इसलिए रेसिस्टेंस 1 की पावर डिक्रीज हो रही है। यहां दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से 63। इन केस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में ओम्स लॉ कैसे काम करता है? फुली ओबेड होता है यानी पूरा मान्य होता है, पार्शली यानी आधा मान्य होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसमें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, यानी ओम्स लॉ। अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी है, यानी आपके बाल्टी में अगर पानी है तो वहां भी ओम्स लॉ अप्लाई होता है, लिक्विड में भी, कहीं भी जहां भी लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, द इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, दो इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिए भाई, दो बल्ब ले लिए हमने, उनकी जो रेटिंग है 230 वोल्टेज पर जो है सेम है, लेकिन उनकी पावर डिफरेंस है, एक 200 वाट का है और एक 100 वाट का है। वोल्टेज तो बराबर ही लेते हैं लेकिन उनकी क्षमता कम ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। दो बल्ब हैं, एक छोटा एक बड़ा है। इफ देयर रेसिस्टेंसेस आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2, यानी R1 और R2 जो रेसिस्टेंस है पहले और दूसरे बल्ब के, उनमें क्या डिफरेंस आता है? आपने भी देखा होगा 100 वाट का बल्ब छोटा आता था इनकेंडिसेंट लैंप, इनकेंडिसेंट बल्ब लाए होंगे 10 रुपए वाला, पहले आता था 8 से 10 साल पहले, और एक 200 वाट का आता था बड़ा सा बल्ब। तो यहां अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P = V²/R, भाई ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ, P = V²/R वाला। तो जिस रेसिस्टेंस की पावर ज्यादा है, यानी जिस बल्ब की पावर ज्यादा है 200 वाट है, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब का पावर कम है यानी 100 वाट कम है ना, तो उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। तो जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो भाई रेसिस्टेंस जो है 100 वाट वाले बल्ब का दुगना होगा 200 वाट वाले से। तो यहां हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ R2, यानी सेकंड बल्ब का जो रेसिस्टेंस है, ट्वाइस ऑफ R1, यानी R1 रेसिस्टेंस के दुगना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? R2 = ट्वाइस ऑफ R1। भाई R2 का जो रेसिस्टेंस है दुगना है R1 के। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने दुगना बताया है R2 को, तो ये 2 R2 के साथ ही क्यों नहीं लिख रहे आप? भाई ये ऐसे ही लिखा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, यानी लिखा तो ये R1 के साथ गया है 2, लेकिन ये फेवर कर रहा है R2 को, ये बोल रहा है कि R2 रेसिस्टेंस जो है दुगना है R1 के, यानी R1 का रेसिस्टेंस कम है और R2 का रेसिस्टेंस ज्यादा है, यानी बल्ब 2 जो है 100 वाट वाला, उसका रेसिस्टेंस दुगना है पहले वाले बल्ब के मुकाबले। तो यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल जब आप निकाल के देखेंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो भी मैं कराऊंगा, वो मैं बोर्ड पर कराऊंगा। यहाँ तो मैं MCQ लगा रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बोर्ड पर जो कराऊंगा तब अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी एक कॉपर का वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम। इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये बोल रहा है कि एक कॉपर का वायर है, तार है, जिसका रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है 10 ओम। अगर उसको उसके 10% और खींच दिया जाए और लंबा कर दिया जाए तार को, तो उसकी लेंथ और रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा ये कह रहा है। तो इसका यहां से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 ओम, दूसरा है 12.1 ओम, तीसरा है 9 ओम और चौथा है 11 ओम। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, वो मैं सुधार दूंगा, ठीक है, वो मैं ठीक कर दूंगा। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, यानी 12.1 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स? तो आप सभी को पता है मैग्नीनियन को कनेक्टिंग वायर में लगा सकते हैं क्या? वो तो आजकल गांव में भी लोग सभी जानते हैं, सिटी में भी जानते हैं, बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जानते हैं कि कॉपर का तार सबसे बेस्ट माना गया है कनेक्टिंग वायर्स के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो यानी ऑप्शन थर्ड दिखा रखा है तो बी वो तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 56। तो 56 में क्या है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट, यानी जो फिलामेंट बल्ब है, आपने देखे होंगे फिलामेंट बल्ब, ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इन 1 आवर when current through the filament is
0.32 एम्पेयर। बोला जा रहा है अगर 1 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है किसी भी बल्ब को, फिलामेंट को, तो उसका जो करंट है वो 0.32 एम्पेयर जाता है, 3.2 एम्पेयर जाता है। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा उस बल्ब में, यानी चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा, वही इसमें बताना है। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे 56 क्वेश्चन को, ये बहुत ही इजी है। टाइम दे रखा है इसमें 1 घंटा, तो टाइम को लिख लो 1 आवर। करंट दे रखा है 0.32 एम्पेयर, वो भी लिख लो। तो एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पता है आप सभी को, ये करंट का फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में, क्यू का मतलब है भैया Ne यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूले को हम बना लेंगे I इक्वल टू Ne अपॉन टी, यानी क्यू की जगह आ जाएगा Ne। तो यहां भैया आपको Ne दिया हुआ है क्या, Ne दिया हुआ है क्या, N और E? नहीं सर, इसमें हमें कुछ कुछ चीज दी गई है। करंट दिया हुआ है इस फॉर्मूले में और हमें टाइम दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करके लिख देंगे Ne इक्वल टू IT। तो अब तो बन गया ना सर फॉर्मूला। करंट की वैल्यू है 0.32 और टाइम की वैल्यू है 1 आवर। तो आवर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाता है। तो लिख गया है यहाँ पर 0.32 इंटू 3600 सेकेंड। तो फाइनली जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कैसे करेंगे सर, अभी रुकिए ना, अभी काय को मल्टीप्लाई करते हो। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा n इक्वल टू 0.32 इंटू 3600 अपॉन n की, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख जाएगा। तो फाइनली जो सॉल्व होके आता है कितना आता है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 21, यानी ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था इसलिए इसमें टाइम लगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने तो एक क्वेश्चन करा दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं तो आप वी के मेहता की बुक ले सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन की, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, 400 से 500 रुपए की मिल जाएगी, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। मैं भी वहीं से क्वेश्चन लगा रहा हूं आपको और मैं भी वहीं से स्टडी करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस द रेसिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अरे वाह, ऐसा कौन होता है जिनका रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाए, ये तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है सर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों ही ऐसे होते हैं। तो यहाँ 4 नाम दिए गए, इनमें से छांट लीजिए। कार्बन क्या है भैया, कार्बन क्या है, एक नॉन कंडक्टर है। कांस्टेंटन क्या है, तो यहां से जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सिल्वर भी कंडक्टर है और कॉपर भी कंडक्टर है, कांस्टेंटन भी कंडक्टर है, तो कार्बन हो जाएगा भैया। कार्बन जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। हालांकि ये नॉन मेटल होते हुए भी करंट को फ्लो तो करा देता है, लेकिन ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए बेसिकली इसका यूज पता है कहां होता है,